देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। এবার কনফার্ম করে দাও। রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग जो है यहाँ पर जितना तक हुआ था उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिया था, जैसे कि सेट ए का क्वेश्चन नंबर 49, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सेट ए का यहाँ पर पेज दिख रहा है हमें। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 49 हमें करना है। देखो 49 मतलब ये वाला। अच्छा यहाँ पर क्या दिया है देखो, ए बैग कंटेन 15 1 रुपी कॉइन। मतलब एक बैग के अंदर 15 नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 15 है, और जो वैल्यू है वो 1 है। 1 रुपए वाला 15 कॉइन, 2 रुपए वाला 25 कॉइन्स, 25 2 rupees coins and 10 5 rupee coins. If a coin is selected at random from the bag, उस बैग से अगर हम लोग कोई भी एक कॉइन को, एक ही कॉइन को हमें सिलेक्ट करना है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन इज, हमारे पास 1 रुपी का कॉइन नहीं आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सेट ए क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि टोटल कॉइन्स कितने हैं। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन है 15। ठीक है, ये नंबर्स है। अच्छा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि 25 2 rupees कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन ये है 25। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि 10 5 rupees कॉइन, नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन ये है 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 10 10 20 20 और 20 40 और ये 10 50 हो गया। अच्छा ये टोटल रुपीस कॉइन कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, क्योंकि हमें किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, नॉट सिलेक्टिंग ए 1 रुपी कॉइन। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग या सिलेक्टिंग, जो भी बोले, नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन। इस बैग में से जहां पर 1 रुपए का भी कॉइन है, एक बैग है जहां पर 1 रुपए वाला कॉइन भी है, जहां पर 2 रुपए वाला कॉइन भी है और 5 रुपए वाला कॉइन भी। ठीक है, अब ये 5 रुपए वाला कॉइन 10 है। ठीक है, ऐसे 10 कॉइन है, ऐसे 25 कॉइन्स है और ऐसे 15 कॉइन्स है। तो हम लोग को जब भी यहाँ से रैंडमली हम लोग कोई कॉइन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक ही कॉइन निकालेंगे, बट वो 1 रुपी का ना हो ऐसा हमें चाहिए। फेवरेबल केस तब होगा जब हमारे पास 1 रुपी का कॉइन नहीं आएगा, मतलब 5 या 2 आए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये 25 और 10, ये जो 2 रुपए के 25 कॉइन्स है और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है, इसमें से मतलब टोटल ये 25 प्लस 10 यानी कि 35 कॉइन में से कोई भी कॉइन आ जाए हमारे लिए फेवरेबल केस होगा। तो किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 50, टोटल हमारे पास 50 कॉइन्स है, और उसमें से अगर हमारा फेवरेबल केस तभी होगा जब 1 रुपी का कॉइन ना आए, यानी कि 25 और 10 में से कोई भी आए, एक निकालना है, इसलिए यहाँ कॉम्बिनेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा होता तो कॉम्बिनेशन करने का जरूरत होता। तो यहाँ पर कितना हो गया 35/50, ये हम लोग का जितना भी आंसर निकल के आएगा ये हम लोग का फेवरेबल केस होगा। देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भी पॉइंट में निकाल लेंगे 35/50।
0.70, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। 0.70 बी, ऑप्शन बी के साथ जा रहा है। तो 0.70 यानी ऑप्शन बी। तो हम लोग का ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि अगर हम लोग अगर हमारे पास ये 35 में से कोई भी कॉइन आ जाए, यहाँ पर जैसे हम लोग बॉल वाला क्वेश्चन करते हैं या फिर डिफेक्टिव लाइट्स, उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वहां पर मोर देन वन आइटम ड्रॉ होता है। जैसे यहाँ पर भी अगर बोल देता है कि मतलब 2 रुपए का कॉइन, 2 ठो 5 रुपए का, तो फिर उसमें हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता। बट यहाँ पर बोला है कोई भी एक कॉइन आएगा चलेगा, मतलब ये 35 में से कोई भी आएगा चलेगा। और जब टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 50 में से एक कॉइन, ठीक है। लेकिन फेवरेबल तभी होगा अगर हमारे पास ये 35 में से कोई भी एक कॉइन आ जाए जिसमें 25 2 रुपीज वाला है और 5 रुपीज वाला कॉइन 10, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों का ये क्वेश्चन आसान था। 49 वाला ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं 51 52। पहले होमवर्क वाला कर लेते हैं, उसके बाद बाकी करेंगे। 51 और 52। तो 51 वाला क्वेश्चन देखो। 51 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, ठीक है। तो वर्ड क्या है, होम है, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें लेना है two letters taken at random. What is the probability that none of the letter would be vowels? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं इस वर्ड में vowels कितने सारे और कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं, ठीक है। तो इस वर्ड में वावल्स है हम लोग का, H कॉन्सोनेंट है, O वावल्स है, M कॉन्सोनेंट है, E वावल्स है, ठीक है। तो ये वावल्स हो गए, ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वावल्स, probability of getting no vowels. तो number of favorable outcome, number of total outcome, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें पिक जो है 2 लेटर करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो वर्ड है कितने सारे लेटर से बना है, HOME, ठीक है। हम लोगों के पास इतने सारे लेटर है। जब भी हमें पिक करना है 2 लेटर्स आर टेकन, ठीक है। तो 2 लेटर्स क्या क्या हो सकता है, जब हम लोग पिक करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, HO पिक कर लिया, HM पिक कर लिया, HE पिक कर लिया, या फिर OM ये एक हो सकता है पेयर, OE ये एक पेयर हो सकता है, ठीक है। ME ये एक पेयर हो सकता है। तो हम लोगों ने देखो लिख के ही पेयर पता कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस पे हम लोग चाहे तो सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जो है, सॉरी कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते, सिलेक्ट करना है तो 4C2, ठीक है। 4C2 करोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ 6 आइटम्स हो जाएंगे, मतलब 6 पेयर्स हो जाएंगे। ये देखो 2 into 1, 4 into 3, ठीक है। 6 हमारे पास ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, जो कि मैंने लिख के भी दिखा दिया। अगर चाहो तो ये वाले हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सिलेक्ट ही तो करना है। HO या OH में तो कोई फर्क नहीं होगा ना, अगर होता तो प्रोबेबिलिटी होता। हमें बोला है कोई भी 2 लेटर पिक करना है, लेकिन वहां एक भी वावल्स नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो HO ये नहीं पिक कर सकते, ये फेवरेबल केस नहीं होगा क्योंकि इसमें वावल्स है। HM ये पिक कर सकते हैं, HE ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें E है जो कि एक वावल्स है, ठीक है। तो हमें बोला है वावल्स कभी भी पिक नहीं होना चाहिए, यही हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। OM भी नहीं ले पाएंगे, O वावल्स है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं ना, E है, O ये तो इसमें तो दोनों ही वावल्स है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। वैसे यहाँ पर दोनों का बात नहीं है, हमें बोला है दोनों में से कोई एक भी लेटर में वावल्स नहीं, एक भी लेटर वावल्स नहीं होने चाहिए। ME ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं एक ही पेयर, दैट इज HM,
n, यही हमारा फेवरेबल केस होगा आउट ऑफ कितने सारे केस, आउट ऑफ 6 केस, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसे अगर हम लोग पूरा कॉम्बिनेशन के साथ करना चाहे तो भी होगा। फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, टोटल आउटकम कौन सा, टोटल आउटकम होता है 4C2। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मतलब हमें ये दो ही सिलेक्ट करने, मतलब हमेशा कॉन्सोनेंट ही आए, तो 2C2, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास HM आ जाता है दोनों लेटर तो ही हमारे लिए फेवरेबल होगा। HO भी नहीं होगा, MO भी नहीं होगा, HE भी नहीं होगा, ME भी नहीं होगा। तो ये दोनों में से दो ही लेटर आ जाए, यानी कि HM वाला पेयर आ जाए तो ही हमारे लिए फेवरेबल केस होगा। अब 2C2 जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में सीखा था उसका मतलब क्या होता है, 2C2 का मतलब 1 हो जाएगा, NCN 1 होता है, वैसे ही 2C2 1 हो गया। 4C2 अभी मैंने यहाँ निकाल के दिखाया 1/6। तो कैसे भी कर सकते हो, ये होता है बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन को यूज ना करके हम लोगों ने आंसर निकाला, लेकिन ये तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख के देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ये लिखना, विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है, तब तो हमें कॉम्बिनेशन का ही यूज करना पड़ेगा। ऑन दैट केस हम लोग इन दैट केस हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ये लिख पा रहे, छोटा सा वर्ड है, अगर ये वर्ड 8-10 लेटर वाला होता तब तो ये पेयर्स बनाना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बोल रहा है इफ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। हमें पता है कि एक जो कार्ड का पैकेट होता है उसमें 52 कार्ड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। 13 13 13 जो है अलग अलग जो है 13 अलग अलग सूट्स बोलते हैं उसके कार्ड्स होते हैं, जैसे कि स्पेड, हार्ट, उसके अलावा क्या होता है, डायमंड शेप वाला होता है, ठीक है, तो क्लब होता है। ये ऐसे 13 13 पेयर के हम लोग के कार्ड हो जाते हैं 52। और एक एक कार्ड कैसे होता है, इक्का के मतलब किंग क्वीन जैक, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग, हमें बोल रहा है अगर हम लोग एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैक ऑफ कार्ड है, यहां से अगर एक कार्ड हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, वो स्पेड वाला कार्ड हो और का मतलब या फिर वो एक इक्का हो, ठीक है, या तो वो स्पेड वाला कार्ड हो या तो वो इक्का हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं, हमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड में। नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड इज, एक पैक ऑफ कार्ड में स्पेड कार्ड कितने सारे हैं, एक पैक ऑफ कार्ड में स्पेड कार्ड होते हैं 13, ठीक है, ये हम लोग को पता है, एकदम स्टार्टिंग में देखा था। और नंबर ऑफ एस यानी जो इक्के होते हैं, ठीक है, हम तो इसे इक्का ही बोलते हैं, नंबर ऑफ एस कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड इज, तो इक्का 4 होता है, ठीक है, 4 मतलब 4 इक्के होते हैं, एक स्पेड वाला, एक डायमंड वाला, एक क्लब वाला और एक जो है हार्ट वाला, ठीक है, तो ऐसा करके 4 इक्का कार्ड होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, गेटिंग ए स्पेड और एन एस, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम ये है कि हम लोगों को क्या मिल जाए, स्पेड कार्ड मिल जाए, और जो है या फिर हम लोग को क्या मिल जाए, एस कार्ड मिल जाए। तो हम लोग को क्या चाहिए फेवरेबल आउटकम में, टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम तो 50 है, मतलब टोटल जितने सारे कार्ड्स, तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई फेवरेबल केस ना हो, मतलब ऐसा ना बोले कि यही चाहिए वो चाहिए, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है, जैसे कॉइन टॉस करने पे अगर ये हमारा कोई डिमांड ना हो कि हेड ही आ जाए टेल आ जाए, तो हमें पता है कि दो ही चीज आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो अगर 52 कार्ड में से विड्रॉल करेंगे तो 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब हमें फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, या तो हमें यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए, या तो हम लोग को स्पेड कार्ड चाहिए,
स्पेड कार्ड मिल जाए तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब या तो स्पेड मिल जाए या फिर मतलब और का मतलब प्लस होता है ना। देखो स्टैटिस्टिक्स में और बोलने से प्लस होता है। हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल्स देखा था। मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड, एडिशन मतलब और, ठीक है। या फिर हमें एस कार्ड मिल जाए, तो हम लोग को पता है स्पेड कार्ड कितने सारे होते हैं, एक पैकेट में 13 स्पेड कार्ड होते हैं, और मतलब प्लस एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल ये हो गया 17। लेकिन एक चीज हमें याद रखना है कि एक स्पेड कार्ड एस वाला भी होगा, ठीक है। मतलब 4 जो इक्के के कार्ड होंगे ना, ये समझाने से समझ में आएगा। 4 इक्का वाला जो कार्ड होता है उसमें एक कार्ड तो ऐसा होगा, एक कार्ड तो ऐसा होगा, देखो जो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये हर्ट वाला होगा, ठीक है। एक हो जाएगा हम लोग का डायमंड वाला हो जाएगा, ठीक है। एक इक्का कार्ड ऐसा होगा जिसमें ये स्पेड बने हुए होंगे, ठीक है। और एक हम लोग का कैसा होता है ये वाला, लो हम खुद ही भूल गए, इसमें और एक कार्ड कैसे देखने हैं कार्ड्स। ये रहा, देखो इक्का का 4 कार्ड, एक डायमंड वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक वाला। अच्छा हाँ, ये ऐसा होता है, हम ड्रॉ करना ही भूल जा रहे कैसे। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, स्पेड कार्ड जो है, स्पेड मतलब ये वाला, ठीक है। स्पेड कार्ड मतलब ये देखो, स्पेड मतलब ये वाला स्पेड, ये वाला स्पेड होता है, ठीक है। ये स्पेड होता है, मतलब ये वाला, ठीक है। ये स्पेड कार्ड है। तो इसका मतलब जब हम लोग 13 स्पेड कार्ड काउंट कर रहे हैं तो वहां पर इक्के को ले रहे हैं, ठीक है। जब 13 स्पेड कार्ड हो रहा है वहां पर इक्का वाला कार्ड भी आ रहा है, फिर 4 इक्के वाला कार्ड है। मतलब एक्चुअली स्पेड कार्ड और इक्का मिला के हमारे पास 17 नहीं, एक कम हो जाना चाहिए, -1, यानी कि 16 हो जाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ये 13 कार्ड कार्ड में तो इक्का इंक्लूडेड है, इक्का मतलब एस, ठीक है। ये 13 कार्ड जब काउंट हो रहा है स्पेड कार्ड का, वहां पर तो इक्का स्पेड वाला इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग डबल बार तो काउंट नहीं कर सकते। जब हम लोग 13 + 4 कर रहे हैं तो वो 17 हो जा रहा है। एक्चुअली ये टोटल 16 कार्ड्स होंगे, जहां पर हम लोग 16 कार्ड मतलब टोटल एस कार्ड मतलब इक्का, इक्का 4 होता है, लेकिन उसमें स्पेड वाला इक्का भी होता है। तो या तो इक्के को यहाँ काउंट करो या तो यहाँ पर काउंट करो। तो ये एक कम कर दिया मैंने, 16 हो गया। तो 16/52, 16/52। ये देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास कैसे है, पॉइंट में है तो पॉइंट में आंसर नहीं। अच्छा कुछ पॉइंट पे है, कुछ डिवाइडेशन फॉर्मेट में, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं। 4 4 16, 4/13 देखते हैं, 4/13 है कि पॉइंट है। चलो 4/13 है, मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइंट होगा तो कैलकुलेटर यूज करके हम लोग पॉइंट में भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन ए। तो ये 52 नंबर ये भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये हम लोगों का होमवर्क था। और एक था सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कर लेते हैं, उसके बाद ही अभी नया क्वेश्चन जो भी होगा वो करेंगे आज फ्रेशली। तो यहाँ पर देखो 8th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है देखते हैं। सेट बी, ठीक है। ये सब लिख लेना चाहिए सेट बी वगैरह, क्योंकि हम इधर उधर से करवा रहे हैं तो बाद में मिलेगा नहीं क्या क्या हुआ। ABCR3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बताते हैं जब दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि अभी आसमान में सूरज दिख रहा है और बोल रहे हैं अभी रात है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रात है तो सूरज नहीं दिख सकता है, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आसमान में चांद दिख रहा है और अभी दिन है, ये भी नहीं होता है, नॉर्मली ये नहीं होता ना। वैसे तो चांद सूरज रहते ही है, उसका बात अलग है, ठीक है। वैसा हम नहीं बोलना चाह रहे। तो ये हम बोलना चाह रहे कि एक साथ दो चीज होना पॉसिबल जिस जो भी इवेंट में नहीं है। कुछ चीज ऐसे होते हैं एक साथ हो सकता है, जैसे मान लो धूप भी है और बारिश भी हो रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, अभी दिन का टाइम है तो फिर सूरज ही दिख रहा होगा ना, चांद थोड़ी ना दिखेगा। तो जब दो चीज एक साथ नहीं हो सकता, या फिर मान लो दो दो फ्रेंड में बहुत ज्यादा खिटपिट है या फिर दुश्मनी है, तो वो दोनों कभी एक साथ एक बेंच पे नहीं बैठते, ऐसा होता है ना। तो ये वही चीज हो रहा है, जब दो चीज एक साथ कभी नहीं हो सकता, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब इनमें कॉमन पॉइंट 0। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है कि सारे इवेंट्स का जो टोटल आउटकम है
वो जब हमारे पास होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कि एक डाइस रोल करते हैं तो वहां पर 1 से लेके 6 जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो अगर हमें बता दिया जाए कि इसमें सारे पॉसिबल आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी मिसिंग ना रखा जाए, तब हम लोग वैसे इवेंट को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, यहाँ पर एबीसी ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये तीनों इवेंट एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसमें इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये तीनों इवेंट एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब ये तीनों इवेंट का जो मतलब टोटल आउटकम है फिर वो कितना हो जाएगा, तीनों इवेंट का टोटल आउटकम 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन थियोरेटिकली देखा था, तो हमें फाइंड आउट करके देना है और इसके साथ साथ एक इनमें रिलेशन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये दे रखा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अच्छा ये तो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही है, साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि ए बी सी ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है इनमें कोई कॉमन बात नहीं है, तो इनमें कोई कॉमन बात नहीं है तो इनका मतलब कॉमन पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये इंटरसेक्शन क्या है, क्या ये कोई नया चीज है? देखो नया चीज मतलब हम लोगों ने लास्ट दिन थोड़ा थोड़ा इस पे बात किया था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कहाँ चला गया देखते हैं, वो शायद मैंने वो मतलब ऐसे ही समझाते हुए बोला था। हाँ ये देखो मैंने बोला था और वहां पर मैंने बताया भी था, पीडीएफ मतलब इस पीडीएफ में लिख के बताते हैं ना, तो वहां मैंने बताया हुआ है ये इंटरसेक्शन। आज हम लोग इस पे डिटेल्स में कर भी लेंगे। ये देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन ये जो साइन है इसे हम लोग बोलते हैं, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट को हम लोग ये वाले साइन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट ए और बी और सी में कॉमन पॉइंट का जो प्रोबेबिलिटी है जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब हो गया ए बी सी तीन इवेंट में कॉमन पॉइंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये दोनों इवेंट में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट बीसी है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव ये तीनों इवेंट एग्जॉस्टिव है, तो अगर ये तीनों इवेंट एग्जॉस्टिव है इन दैट केस ए का होने का चांसेस और बी का होने का चांसेस और सी का होने का चांसेस टोटल करके 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों इवेंट एग्जॉस्टिव है, कोई भी 3 या 4 या 2 इवेंट अगर एग्जॉस्टिव होता है तो इनके प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट या मोर देन 2 जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था लास्ट दिन, हम लोगों ने इसमें थियोरेटिकली देखा था। ये देखो यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट होने से ये यूनियन होता है। यूनियन का मतलब होता है एक साथ, जैसे इंटरसेक्शन, ये भी एक बार फिर से बताते हैं। जैसे ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, यूनियन का मतलब क्या हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब हो जाता है और या फिर एडिशन, जो भी बोलो। ठीक है, और या फिर एडिशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब 1। एग्जॉस्टिव का मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट ए बी या फिर सी ये तीनों को एक साथ परफॉर्म करने से ये तीनों का प्रोबेबिलिटी मिला के बना जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव। जैसे इसका एग्जांपल अगर याद आए, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जॉस्टिव इवेंट किया था, एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच से डिनोट करते हैं तो 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम्स 2 और फेवरेबल 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1। एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो एक ही बार प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए, और 2 पॉसिबल केसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अगर करते हैं, जैसे ए बी है तो यहाँ पर क्या आ गया, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ से क्या बन जाएगा, 1 + 1 2/2 मतलब 1 हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों इवेंट को अगर मिला के करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया एग्जॉस्टिव। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब ये देखो, ये 1/2 का मतलब
H आने का पॉसिबिलिटी और T आने का पॉसिबिलिटी, मतलब ये हो गया ओवरऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ओवरऑल पॉसिबिलिटी मतलब हेड या टेल में से कोई एक आएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी अगर बोले कि एग्जॉस्टिव इवेंट है ABC या AB, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसको उसके प्रोबेबिलिटीज को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 1 हो जाएगा। अब ये ऐड करने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन साइन का यूज करके, या फिर प्लस साइन का यूज करके लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों चीज हमें पता होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ था कि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तीनों एग्जॉस्टिव है। अब ये भी एक हमारे पास रिलेशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी पूछ रखा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग सारे डेटा को बी में ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1, बिकॉज ये एग्जॉस्टिव इवेंट है इसी वजह से। तो प्रोबेबिलिटी ए का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू पी इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2 इंटू प्रोबेबिलिटी बी, यहां से देख के, ठीक है। ये इसके बदले ये लिख सकते हैं। अच्छा चलो, प्रोबेबिलिटी बी को प्रोबेबिलिटी बी रखते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी बी निकालना है ना, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर सारी चीज प्रोबेबिलिटी बी में ट्रांसफर हो जाए, ताकि सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी बी आ जाए। प्रोबेबिलिटी सी को अगर हमें बी में ट्रांसफर करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां से हम लोग अगर देखें तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी सी। ये हम कैसे बोल रहे हैं देखो, एक्चुअली दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो ये इक्वल टू ये, ठीक है, या फिर ये इक्वल टू ये, या फिर ये इक्वल टू ये। तो ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ इक्वल है ना। जैसे मान लो अगर दिया हुआ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जेड बोल सकते हैं ना। तो वही चीज है, अब हमें जो चाहिए हम लोग उसके हिसाब से ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी बी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी बी नहीं, सॉरी, हमें प्रोबेबिलिटी सी निकालना चाहिए, ठीक है, तभी तो बी से सब्सटीट्यूट होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ट्रांसफर करके लिखते हैं, ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू हो जाता है 2 इंटू 2 प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाई 3, ये 3 इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी सी के जगह क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 1, 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 बच रहा है, यहाँ पर कितना है 2/3 इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, 6 3 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 11/3 इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 इंटू 3/11, ठीक है। तो ये हो गया 3/11, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 3/11 ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं। अच्छा, ये 8th नंबर, हाँ ये रहा 3/11, ठीक है। 3/11 यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो क्या होता है, इसके हम लोगों ने थ्योरी लास्ट दिन किया था। तो ये लिखना पड़ेगा एग्जॉस्टिव, तो ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमें गिवन था, ये चीज हमें गिवन था, उससे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था प्रोबेबिलिटी बी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये एग्जॉस्टिव रिलेशन का हेल्प लिया, क्योंकि वहां पर वैल्यूज गिवन हो रहा है। तो वहां से हम लोगों ने ये पूरे प्रोबेबिलिटी ए को भी बी में ट्रांसफर कर लिया। ए का मतलब क्या होता है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी बी जैसा है वैसा रख दिया। प्रोबेबिलिटी सी को भी इन द टर्म ऑफ बी ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी कॉमन ले लिया। अब सोल्यूशन करने का अपना अपना तरीका है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर इसको पूरा को ही जो है एमसीक्यू, सॉरी एमसीक्यू बोल रहे हैं, एलसीएम कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, ये वाला कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2, मतलब कॉमन लेने का मतलब है पूरे इस साइड को प्रोबेबिलिटी बी से डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल आउट 2 बच गया, ये कैंसिल आउट 1 बच गया, ये और ये कैंसिल आउट 2/3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया 11/3। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो वैल्यू निकल के आ गया प्रोबेबिलिटी बी का 3/11, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का जो भी होमवर्क वाला क्वेश्चन था 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अब देखते हैं आज दूसरा क्या क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर अभी हम लोग कुछ इलास्ट्रेशंस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 16.21, एक सेकंड देखते हैं। 16 नंबर, अच्छा 21 मतलब 21 नंबर क्वेश्चन हमें चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 15.21 यहाँ दिख रहा है नए वाले पीडीएफ के हिसाब से। 15.21 ये वाला करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था, नए नए बुक्स जो आएंगे उसमें ये 15 रहे या ना रहे, ये 0.21 जरूर रहेगा, और उसके हिसाब से तुम लोग देख लो 15 है, 16 है, 14 है, क्या दिया है, ठीक है। बोल रहा है मिस्टर रॉय सिलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट। मिस्टर रॉय को 3 अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट post there are 3 candidates, for the second there are 5 candidates, and for the third there are 10 candidates. What is the probability that Mr. Roy वुड बी सिलेक्टेड? प्रोबेबिलिटी क्या है कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मिस्टर रॉय को 3 पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पोस्ट 3 पोस्ट लिख लेते हैं। एक हो गया पोस्ट ए, हम पोस्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। पोस्ट ए, यहाँ पर नाम नहीं दिया है एबीसी, हम अपने हिसाब से दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। 3 पोस्ट है, पोस्ट का नाम दे दिया पोस्ट एबीसी, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट ए के लिए दावेदार, मतलब होता है ना कि कितने लोग इस पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, जो भी है। तो यहाँ पर बोल रहा है 3 कैंडिडेट्स है, यहाँ पर 3 लोग हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और पोस्ट बी के लिए 5 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है, और पोस्ट सी के लिए 10 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखा है। आगे बोल रहा है हमें फाइंड आउट करना है कि वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अच्छा, हमें सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किस हिसाब से बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्ट हो जाए या तो पोस्ट ए में, पोस्ट बी में, या पोस्ट सी में, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट सिलेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब पोस्ट ए के लिए वो सिलेक्ट हो जाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल आउटकम्स, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही ना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोग जो है अप्लाई कर रखे हैं, तो टोटल आउटकम तो 3 होगा, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होंगे। फेवरेबल तब होगा जब मिस्टर रॉय सिलेक्ट होंगे, तो वो तो एक ही इंसान है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5 लोगों में मिस्टर रॉय भी एक जन है, इन्होंने इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा है, मतलब 5 में से अगर वो सिलेक्ट हो जाए, फेवरेबल केस तब होगा जब मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो जाए। मतलब ये कैसे हो गया, जैसे मान लो ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, सॉरी सी नहीं होगा, एक पर्सन का नाम ए है, बी है, और लास्ट वाले पर्सन का नाम मैंने रख दिया मिस्टर रॉय, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, फेवरेबल केस कब होगा, जब मिस्टर रॉय सिलेक्टेड हो जाएंगे, और टोटल आउटकम क्या हो सकता है, ए सिलेक्ट हो गए, या तो बी सिलेक्ट हो गए, या तो मिस्टर रॉय सिलेक्ट हो गए, है ना। तो अगर हमें काउंट करना है, क्योंकि हमें नंबर में काउंट करना है, तो 1 2 3 3%, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन हमारे फेवरेबल है, तो 1/3 इसी हिसाब से होता है ना, तो इसी हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/5, यहाँ पर हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड, सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस क्या है। तो 1/3 अगर सिलेक्ट होने का चांसेस है, तो नहीं होने का क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है ना। जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहा है, तो हेड आने का हाफ, टेल आने का हाफ, ऐड कर दो 1 हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर स्पेशल जो भी हम लोग फेवरेबल केस है, वो 1 से कम ही होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। जैसे टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये हो गया 3 - 1 यानी 2/3 नॉट बीइंग सिलेक्टेड का चांसेस फर्स्ट पोस्ट के लिए। तो ये यहाँ पर देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसमें से सिलेक्ट होने का चांसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या रहेगा, सिलेक्ट होने का चांसेस, सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस। तो वहां से अगर हम लोग सिलेक्ट होने का चांसेस माइनस कर देते हैं, तो सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस निकल के आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे हो गया 9/10,
10, ठीक है 9/10। तो प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट नहीं होंगे तीनों पोस्ट के लिए, उसका ये प्रोबेबिलिटी हो गया। अब हम लोग इसका टोटल निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय डज नॉट सिलेक्ट 2/3, 4/5, 9/10। देखो पहले पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस 2/3, दूसरे के लिए 4/5, तीसरे के लिए 9/10। तो ये कैसे हम लोग रिलेशन निकालेंगे? एंड, ठीक है, पहले पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होते हैं उसका चांसेस 2/3, एंड दूसरे पोस्ट के लिए तो मल्टीप्लीकेशन, एंड थर्ड पोस्ट के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग का निकल के आता है। यहाँ पर हो गया 3, 3, 9 कैंसिल आउट, ये 2, 5 और ये 12/25 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब गेटिंग सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज 1 - 12/25, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोगों ने, फिर से क्यों किया माइनस? ये तो हम लोगों ने क्या निकाला, इंडिविजुअली निकाला कि पोस्ट ए के लिए सिलेक्ट होने का चांसेस, पोस्ट ए के लिए सिलेक्ट नहीं होने का चांसेस, पोस्ट बी के लिए सिलेक्ट होने का चांसेस, पोस्ट बी के लिए नहीं सिलेक्ट होने का चांसेस, पोस्ट सी का सिलेक्ट होने का चांसेस, नहीं होने का चांसेस। देखो 10% चांसेस सिलेक्ट हो जाएंगे, 90% चांसेस सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों को किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है? इंडिविजुअल नहीं बोला। अगर इंडिविजुअल बोलेगा तो यहीं तक क्वेश्चन हो जाता। हमें बोला है कोई भी एक पोस्ट के लिए। वो कैसे पता चल रहा है? पढ़ के देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, मतलब कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट हो जाए इसका चांसेस क्या है। तो तीनों पोस्ट में नहीं सिलेक्ट होने का चांसेस 12/25 है, तो तीनों में से कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे, इसका चांसेस क्या है? तो ये 1 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, जहां पर सिलेक्शन एंड नॉट सिलेक्शन कंबाइनली है, वहां से अगर हम लोग नॉट सिलेक्टेड होने का चांसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि तीनों में से कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का इनका प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 13/25। देखो यहाँ तो फॉर्मूला करके किया हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह यूज करके, बट हम लोग बिना फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज 13/25, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन से निकाल लिया। हम लोग को ये नहीं बोला था कि पोस्ट ए के लिए सिलेक्ट होने का चांसेस या नहीं होने का चांसेस, हम लोग को बोला था कोई भी, ये तीनों में से कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांसेस। तो सबसे पहले ये निकालना चाहिए ना, ये तीनों में से कोई भी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होंगे, इसका चांसेस क्या है, वो हो गया 12/25। ये निकालने के लिए हमें इंडिविजुअली ये चाहिए, और ये निकालने के लिए हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ा, इसीलिए इतने सारे स्टेप्स हो गए। अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि तीनों में से कोई भी एक पोस्ट में वो नहीं सिलेक्ट होंगे, ऐसा चांसेस है इतना, ठीक है। तो टोटल चांसेस हमेशा 1 होता है, तो 1 से अगर हम लोग ये नहीं सिलेक्ट होने का चांसेस हटा देते हैं, तीनों पोस्ट में से कोई भी पोस्ट में नहीं सिलेक्ट होने का चांसेस, तो तीनों में से कोई भी एक पोस्ट में सिलेक्ट होने का चांसेस आ जाएगा 13/25। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15.22, ये वाला करेंगे 15.22। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट द 3 सेक्शन ऑफ ए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, मतलब कॉस्ट का काम होता है एक डिपार्टमेंट में, तो वहां पर 3 अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों सेक्शन का इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी किस चीज का है, विल एनकाउंटर ए कंप्यूटर एरर, मतलब काम करते करते कंप्यूटर एरर हो सकता है ना, तो बोल रहा है कि एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ये हो गया कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इनमें इन्होंने 3 सेक्शंस कर रखे, ठीक है। तो जैसे मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, जैसे स्कूल कॉलेज में नहीं होता है, क्लास 10 में ही अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वैसे ही, मतलब एक एग्जांपल दिया क्लास 10, क्लास 1 में भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो वैसे ही देखो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में 3 अलग अलग सेक्शन है, और इंडिपेंडेंटली हर एक सेक्शन में कंप्यूटर एरर आने का प्रोबेबिलिटी बता दिया है। पहले सेक्शन में 0.2, दूसरे में 0.3, तीसरे में 0.1 पर वीक, मतलब जब भी काम होता है तो वीकली इतने इतने परसेंटेज में, सॉरी इतने इतने वैल्यूज में जो है
है, मतलब परसेंटेज भी कर सकते हो, 20, 30, 10% हो रहा है, जो भी है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इतना इतना एरर हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी, अब हमें किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, हमें किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, कम से कम एक कंप्यूटर एरर पर वीक हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 एंड ओनली 1 कंप्यूटर एरर पर वीक हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं, देखो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग सेक्शन का यहाँ पर नाम दे देते हैं अपने हिसाब से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एरर पर वीक, वीकली प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं 0.20। जब हम इसके नीचे 0.2 लिखते हैं तो इंडिपेंडेंटली बता रहा है कि सेक्शन ए का पर वीक कंप्यूटर एरर होने का प्रोबेबिलिटी 0.2, दूसरे केस में 0.3 और लास्ट केस में है 0.1। ये सब वीकली एरर दिया हुआ है कि काम करते हैं तो इतने सारे एरर हो सकते हैं। तो अब हम लोग रिवर्स में निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक, कोई भी एरर ना हो इसका चांसेस क्या है, कैसे निकालेंगे, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब गेटिंग एरर एंड नॉट एरर, तो वहां से अगर हम लोग एरर को हटा देंगे तो एरर नहीं होने का चांसेस 0.8, 1 का मतलब हो जाता है सारी प्रोबेबिलिटी, मतलब गेटिंग एरर होने का एंड नॉट गेटिंग एरर होने का, ठीक है। तो वहां से अगर हम लोग गेटिंग एरर माइनस कर देते हैं तो नॉट गेटिंग एरर मिल गया, तो 1 माइनस ये वाला भी इसी तरह से हो जाएगा, 0.7 हो गया, 1 माइनस 0.1 तो ये हो गया 0.9, ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर पर वीक, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 एंड ये देखो 0.7, 0.9, ये तो हो गया इंडिविजुअल एरर नहीं होने का जो है वीकली प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछ रहा है कि एटलीस्ट जो है एक एरर जो है नो 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, कम से कम एक कंप्यूटर एरर पर वीक आए, एक आने का मतलब है या तो सेक्शन ए में एरर आ जाए, या तो सेक्शन बी में, या तो सेक्शन सी में। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों सेक्शन में एरर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं आने का चांसेस क्या है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, एक एरर आने का, तो एक भी एरर नहीं आएगा, वो अगर हम लोग हटा देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी से तो हमें पता चल जाएगा एरर आने का चांसेस क्या है। एक भी एरर आने का मतलब या तो सेक्शन ए में आ जाए, या एटलीस्ट एक का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा। देखो हमें पहले जो क्वेश्चन पूछा है कि एटलीस्ट एक एरर आ जाए, मतलब या तो सेक्शन ए में आ जाए, या तो सेक्शन बी में आ जाए, या सेक्शन सी में आ जाए, या तीनों में आ जाए, या फिर कोई भी दो में आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट 1 मतलब कोई भी एक सेक्शन, या कोई भी दो, या कोई भी 3, ठीक है, मैक्सिमम कोई भी 3 सेक्शन में हो सकता है। तो कोई भी सेक्शन में एरर ना आए ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा, ये देखो 0.7, 0.9, 0.8, 0.504, ठीक है, कोई भी सेक्शन में एरर ना आए इसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 एरर, कम से कम एक एरर आ जाए, 1 एरर पर वीक, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 मतलब गेटिंग एरर एंड नॉट गेटिंग एरर, तो उसमें से अगर एक भी एरर ना आए, ऐसे चांसेस है 0.504, तो एक भी एरर ना आए, इस चीज को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि एक कम से कम एक एरर आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हो गया 0.496, ठीक है, 0.496। हम लोग एक बार आंसर देखते हैं, आंसर के साथ मैच हुआ कि नहीं। हाँ ये देखो, ये एक्चुअली क्या किया इन्होंने, 0.50 कर दिया है इसको, हम लोग भी चाहे तो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं 0.50, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली।
ये हो गया पहला आंसर कि एटलीस्ट एक एरर आ जाए। एटलीस्ट एक एरर मतलब कोई भी एक जगह पे एरर आ सकता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या फिर एक से ज्यादा, मतलब दो या फिर तीनों में ही आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब, तो हम लोगों ने एक भी एरर ऑकर्ड नहीं होता है, ऐसे सारे पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज को हटा दिया टोटल प्रोबेबिलिटीज से। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। और दूसरा में पूछा है वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक, ये कैसे कैलकुलेट होगा देखो। one and only one computer error per week। अच्छा, वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर पर वीक का मतलब हो जाता है यहाँ पर तीन केस आ जाएगा, सिर्फ एक ही एरर चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सेक्शन, ओनली एरर इन सेक्शन ए, इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में अगर एरर होगा तो कंफर्म करना है कि बी सी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें बोला है सिर्फ और सिर्फ एक ही एरर पर वीक हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक ही एरर अगर होगा, तो अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं सेक्शन ए में एरर है, तो कंफर्म है कि सेक्शन बी सी में एरर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बट नॉट इन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये पहला हो गया ऑप्शन। ठीक है, दूसरा या फिर और, है ना, और होगा ऑप्शन में। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एरर इन सेक्शन बी बट नॉट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन सी। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है इसमें एरर हुआ, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये दोनों में नहीं होगा। ठीक है, और केस, या फिर केस थ्री, तीसरा केस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एरर इन सेक्शन सी। तो इसका मतलब कंफर्म है कि सेक्शन ए और बी में एरर नहीं होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो हम लोगों ने कंसेप्ट तो कर लिया कि क्या क्या सिचुएशन में ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकता है। अब इसका आंसर्स भी तो लिखना पड़ेगा। तो अगर सेक्शन ए में सिर्फ एरर हो, तो सेक्शन ए में एरर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2, 0.2 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन ओनली सेक्शन ए। एंड उसके साथ साथ एंड, ठीक है, एंड क्या होगा, सेक्शन ए बट नॉट इन। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सेक्शन बी और सी में एरर नहीं होना चाहिए। तो एरर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 0.7, 0.9। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.7, 0.9, और ये तीनों चीज एक साथ होनी चाहिए, इसीलिए एंड। ठीक है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन किया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.9, 0.126। अच्छा, फिर बोल रहा है सेक्शन बी में सिर्फ एरर होगा, तो सेक्शन बी में एरर होने का चांसेस, मैंने पहले एरर ही लिखा हुआ है 0.3। सिर्फ इसी में एरर हो ऐसा हमें चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसी में एरर हो ऐसा हमें चाहिए। और एरर नहीं हो रहा है वो कहाँ कहाँ होगा, एरर नहीं हो रहा है तो ए और सी में एरर नहीं होना चाहिए, 0.8 और 0.9, 0.8 और 0.9, और ये दो तीनों चीज एक साथ होने चाहिए। इसमें एरर होना चाहिए, ये दोनों में नहीं होना चाहिए, तो एंड हो गया। तो 0.3, 0.8, 0.9, 0.216। अच्छा, और सिर्फ सेक्शन सी में एरर हो मतलब 0.1, और उसके साथ साथ ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ए बी में एरर नहीं होगा, मतलब 0.8, 0.7 मल्टीप्लीकेशन। 0.056। ठीक है, अब इसका हम लोग टोटल कर देते हैं।
इसका टोटल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे ऑप्शंस है ना, मतलब ये तीन अलग अलग फेवरेबल केस है। केस 1 हमारा एक फेवरेबल केस है, केस 2 भी फेवरेबल केस है, केस 3 भी फेवरेबल केस है, क्योंकि तीनों केसेस में हो रहा है कि सिर्फ एक ही सेक्शन में एरर ऑकर हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से। तो इसीलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं, और है ना, इसीलिए 0.398 0.398 इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0.4 भी चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का, अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो ही गया, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं आंसर इसका क्या है, 0.40, ठीक है। तो 0.40 है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं आराम से। ये हो जाता है 0.40 अप्रोक्स 0.398 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.4 कर सकते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर देखो, हमें क्यों नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि ये सारे प्रोबेबिलिटी में ही दिए हुए थे, ये सारे आंसर्स प्रोबेबिलिटी में दिए हुए थे। ये आंसर्स कोई हमें वैल्यूज उस तरह से नहीं दिया है। पढ़ के देखो, ये प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ है। ये देखो, द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, दिस वन इज प्रोबेबिलिटी, ये सब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। हम लोग को पूछा था 1 कंप्यूटर एरर और ओनली एंड ओनली 1 कंप्यूटर एरर, ठीक है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया, तो प्रोबेबिलिटी में ही आंसर आ गया। तो हमें ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किया हुआ। अच्छा, 15.22 भी हम लोग का हुआ। अब हम लोग देखते हैं 23, ये वाला। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन बहुत सारा किया है, अभी हम लोग एक और भी कर लेते हैं। बोल रहा है कि ए लॉट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू इंक्लूड 3 डिफेक्टिव पार्ट। बोल रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें 3 डिफेक्टिव आइटम्स है, ठीक है। यहाँ पर 10 आइटम्स है, ठीक है। इसमें से पता है कि 3 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब 7 नॉन डिफेक्टिव है। If a sample of 4 component is selected at random, अगर 4 component हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से हमें क्या करना है, 4 कोई भी 4 component सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोई भी 4 सिलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा 10C4, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों करना पड़ेगा? अगर एक होता तो हम लोग को ये कॉम्बिनेशन दिखाने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि 4 कोई भी हो सकता है ना 10 में से, इसीलिए यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन दिखाने का जरूरत है। 4 component is selected at random from the lot. What is the probability that this sample does not contain more than 1 defective item? एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस क्या हो सकता है? बोला है कि डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो फेवरेबल केस हो सकता है ओनली 1 डिफेक्टिव आइटम, और या फिर ऐसा हो सकता है कि नो डिफेक्टिव आइटम, नो डिफेक्टिव आइटम, तब जाके हम लोग का फेवरेबल केस होगा। तो ओनली 1 डिफेक्टिव आइटम, ये कैसे पॉसिबल है? एक हम लोग का एक डिफेक्टिव आइटम आ जाए या फिर कोई भी डिफेक्टिव आइटम ना आए। देखो, हमें तो वैसे सिलेक्ट करना है 4 चीज, ठीक है। इसमें से हमें एक ही डिफेक्टिव आइटम चाहिए, मतलब जब भी हम लोग 4 आइटम ड्रॉ करेंगे तो एक ही डिफेक्टिव आइटम चाहिए। तो 3 में से अगर ड्रॉ करते हैं, ये 3 मान लो जो आइटम है, ये तीनों ही डिफेक्टिव है, इसमें से हमें एक ही चाहिए, तो वो कैसे होगा? 3C1, मतलब ये आ जाए, ये आ जाए, या फिर ये आ जाए, तो 3C1 हो गया। और अच्छा, ये पहले इसका पूरा कंप्लीट तो करें, एक डिफेक्टिव आइटम आए, लेकिन हमें टोटल तो 4 आइटम ड्रॉ करना है। तो ये एक ही आइटम निकल के आया जो डिफेक्टिव है, और हमें 3 आइटम चाहिए, ठीक है, जो नॉन डिफेक्टिव हो। तो ये 7 में से सिलेक्ट करेंगे, 7C3, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों इंसिडेंट एक साथ होना चाहिए, तो इसीलिए एंड हो जाएगा। तो ओनली 1 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 4 ड्रॉन आइटम ओनली 1 डिफेक्टिव आइटम, तो ये नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव। और यहाँ पर फ्रॉम 4 ड्रॉन
आइटम, नो डिफेक्टिव आइटम, नो डिफेक्टिव आइटम मतलब ये तो लेना ही नहीं है, इसी में से 4 लेना है, तो 7C4, ठीक है, ये फेवरेबल केस हो गया। और मतलब प्लस हो जाएगा, ये हुआ तो भी फेवरेबल, ये हुआ तो भी फेवरेबल। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3C1 का मतलब ऐसे हो जाएगा, 7C3 मतलब 3, 2, 1, 7, 6 और 5 प्लस 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3 और 3 कैंसिल आउट, 3, 15, 15 इंटू 7, 105, 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, ये हो गया 35। तो टोटल कर लेते हैं 140 फेवरेबल केस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट sample does not contain more than one डिफेक्टिव आइटम, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 140, दो केसेस हम लोगों ने देख लिया, एक में एक ही डिफेक्टिव आइटम, एक में कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, वो भी हमारा फेवरेबल केस होगा। और टोटल आइटम्स कितने हो जाएंगे? 10C4, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4, 3, 2, 1, टोटल आउटकम्स तो 10, 9, 8, 7, चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। 4 कैंसिल, सॉरी ये तो 9 है, देखो हम गलत कर देते, ये 9 है, ठीक है। 4, 2, 8, 2 कैंसिल आउट, 3, 9, 3, 21, 21 इंटू 10, 210, यहाँ से 0 हटा देते, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो आंसर 2/3 होगा, चेक करते हैं ऑप्शन 2/3 है कि नहीं। हाँ ये रहा 2/3, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको सिर्फ कॉम्बिनेशन से भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर क्या है वो भी हम बता देते हैं। ये देखो हमारे पास फेवरेबल क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम और टोटल आइटम। मतलब हम लोगों के पास यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो डिफेक्टिव आइटम है वो हम लोग के 3 है। ये देखो यहाँ पर मैंने भी दिखाया ना, डिफेक्टिव आइटम 3 है, 7 नॉन डिफेक्टिव आइटम है। ये देखो 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव को डी डैश से डिनोट किया है, डी डैश का मतलब कंप्लीमेंट, मतलब जो डी है वो डी डैश नहीं होगा। मतलब डी अगर डिफेक्टिव है तो डी डैश नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव को हम लोग कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट या हम लोग इनवर्स भी बोलते हैं, मतलब उल्टा। तो ये डिफेक्टिव है, ये नॉन डिफेक्टिव है। टोटल आइटम, ये टी फॉर टोटल 10 हो गया। तो पहला केस हम लोग का क्या होना चाहिए, पहला केस हम लोग का ऐसा हो सकता है कि मतलब पहला या दूसरा कैसे भी सिलेक्ट करो, हमारे लिए फेवरेबल क्या होगा, या तो एक ही डिफेक्टिव आया या फिर एक भी डिफेक्टिव नहीं आया। और अगर हमें टोटल 4 आइटम ड्रॉ करना है और हमें एक भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए तो 4 नॉन डिफेक्टिव लेना पड़ेगा। और अगर हमें एक डिफेक्टिव ले लिया तो 3 नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। अब इसको कैसे करके कैलकुलेट किया है, देखो तीन में से हमें एक भी नहीं चाहिए, ये वाले केस में 3 में से हमें एक भी नहीं चाहिए और 7 में से 4 चाहिए, ठीक है। ये चीज ऐसे करके दिखाया मैंने, ये वाला चीज नहीं दिखाया, ठीक है। और ये वाला कैसे दिखाया, जैसे मैंने दिखाया, ये देखो, या फिर 3 में से एक चाहिए, एक डिफेक्टिव आइटम चाहिए, 3 में से एक, तो 3C1, और 7 में से 3 हमें नॉन डिफेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने भी दिखाया, ये फेवरेबल केस हो गया। डिवाइडेड बाय 10C4, क्यों? क्योंकि टोटल में से 4 आइटम ड्रॉ करना है, जब भी ड्रॉ करना है 4 आइटम ड्रॉ करना है, तो 10C4, ठीक है। ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, 0 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन या आंसर्स में कोई मतलब इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर, ठीक है, अगर 0 भी करते हो तो 1 होता है, मतलब एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं सिलेक्ट करने का जो है चांसेस, वो 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं भी करेंगे चलेगा, मैंने जैसे करवाया वैसे भी कर सकते हो, 0 चाहे तो लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे 26, मतलब ये वाला क्वेश्चन करेंगे 15.26। 15.26 इसमें क्या बोला है, देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। 3 बॉक्सेस है जिसमें कुछ इस तरह की कॉम्पोजिशन है, बॉक्स 1, 2, 3, ठीक है। पहले हम लोग बॉक्स 1, 2, 3 ड्रॉ कर लेते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3,
बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अच्छा, 7 रेड 5 व्हाइट 4 ब्लू। 7 रेड 5 व्हाइट 4 ब्लू। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बॉक्स में कितने सारे बॉल है? 5 रेड 6 व्हाइट। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 रेड और 4 रेड। ये रेड। अच्छा, व्हाइट देख लेते हैं। सेकंड वाले में कितने सारे व्हाइट है? 6 और 3। यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 व्हाइट बॉल्स। और 4 ब्लू है, 3 2 4 3 2। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल इसमें, इस बॉक्स में कितने सारे बॉल है। तो 4 + 5 9, 9 + 7 हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है। यहाँ पर टोटल देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 + 5 11, 11 और 3 हो गया 14। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर टोटल बॉल हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 4 9। 9 बॉल्स हो गए टोटल। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट डिटेल्स लिखा, हमें पूछा क्या है। वन ऑफ द बॉक्सेस एट रैंडम। सबसे पहले हमें 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्सेस। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉक्स, एक बॉक्स सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहला बॉक्स सिलेक्ट हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। ठीक है। बॉक्स 1 सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, क्योंकि 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करना है। तो टोटल आउटकम क्या है? बॉक्स 1, बॉक्स 2 या बॉक्स 3, दैट इज 3 आइटम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। और फेवरेबल क्या होगा अगर बॉक्स 1 आ जाए। अगर बॉक्स 2 हमें चाहिए तो 1/3 इसमें भी, अगर बॉक्स 3 हमें चाहिए तो इसमें भी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉक्स, इसका आंसर आ गया रैंडमली। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो सिर्फ ये नहीं होगा, एंड इसके साथ क्या करना है? बॉल रैंडमली सिलेक्ट करना है। सिलेक्टिंग ए बॉल, एक बॉल सिलेक्ट करना है, उसमें क्या कंडीशन दिया है? दैट इज रेड। ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया है दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। तो यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्टिंग ए बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बॉक्स एंड बीइंग रेड। ठीक है। रेड होना चाहिए, वो बॉल जो है रेड होना चाहिए। तो देखो ये पहला वाला जो बॉक्स है उसमें रेड आने का प्रोबेबिलिटी है 7/16, क्योंकि 7 रेड बॉल है। उसमें से हमें एक, देखो यहाँ पर एक से ज्यादा होता तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ता है। यहाँ कॉम्बिनेशन का तो जरूरत ही नहीं, एक ही चीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक से ज्यादा होता है तो कॉम्बिनेशन होता है। तो 7/16 जो है यहाँ पर हम लोग का रेड बॉल जो है आने का प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग का 5 रेड बॉल आ सकता है। ठीक है। 5 में से कोई भी एक आ जाए हमारे लिए फेवरेबल केस है। टोटल 14 बॉल है। और यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 9 में से 4 में से कोई भी एक आ जाए फेवरेबल, टोटल आउटकम 9 है। अब ये दोनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए, बॉक्स का सिलेक्शन और बॉल का सिलेक्शन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब हम लोगों को यहाँ पर ऐसे करके लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि हम लोग को सिर्फ मतलब बॉल सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स सिलेक्ट नहीं करना है, बॉक्स एंड बॉल सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो पहले केस का प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 7/16, क्योंकि एंड है ये दोनों में रिलेशन, तो ये दोनों में भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हो गया 1/3 इंटू 5/14, 1/3 इंटू 4/9। कैलकुलेशन करते कितना आ रहा है? यहाँ पर हो गया 7/48, 5/42, 4/21। ठीक है।
सॉरी 27, 4/27, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोला है कि तीनों बॉक्स में से हमें क्या करना है, बॉल लेना है, और अगर कोई भी एक बॉक्स में रेड वाला बॉल आ जाए तो हमारे लिए फेवरेबल केस है, ठीक है। कोई भी एक बॉक्स में आ जाए, मतलब अगर ये इंसिडेंट होता है तो भी हमारे लिए फेवरेबल है, या फिर ये इंसिडेंट होता है तो भी फेवरेबल है, या फिर ये इंसिडेंट होता है तो भी फेवरेबल है, तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, जो है एलसीएम करना है, लेकिन देखो 48, 42 और 27 का एलसीएम करोगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहला आंसर हो गया 0.1458, ऐसे लिख लेते हैं 0.1458, 4 डिजिट ले रहे हैं, ठीक है। 5/42 सभी केस में 4 डिजिट लेना है अगर आता है तो। 0.1190, 0.1190, और लास्ट वाला है 4/27, यानी कि 0.1481। टोटल कर लेते हैं, देखिए 0.1458 प्लस 0.1190 प्लस 0.1481, तो ये हो गया 0.4129, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं आंसर हमारा मैच होता है कि नहीं। अच्छा, ये इन्होंने इस तरीके से दे रखा है, अगर हम लोग का ये आंसर आ जाता है इसको डिवाइड करने पे तो ठीक है, चेक करते हैं, 1249 डिवाइड 3024, चेक करते हैं, देखते हैं कितना आया। 0.4130, हम लोग का कितना आया था, 0.4130, देखो सही है, 0 ऐसे करते हैं ना, समझ में आएगा। 0.141, ये देखो 4129 है, तो ये अप्रोक्सीमेट है ना, तो 0.4130 हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। 29 उसके बाद पॉइंट जो होगा वो हम लोग का जो है 30 हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर एक काम कर सकते हो, इसका एलसीएम कर सकते हो, बट एग्जाम में एलसीएम करने जाओगे ऐसे जो डेटा रहेंगे इसमें काफी टाइम टेकिंग होगा, तो इससे बेटर ऑप्शन है डिवाइड करके देख लेने से ही पता चल जाएगा, नियरेस्ट आंसर हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखा है ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो है फिर दूसरा बॉक्स बॉक्स का सिलेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स, फिर तीसरे बॉक्स का सिलेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स 3, इस तरीके से किया। ये देखो 7/16 इंटू 1/3, मैंने भी उसी तरह से किया इंटू 1/3, लेकिन उन्होंने जैसे जो है फॉर्मूले वे में लिखा है, हम लोग वैसा नहीं लिखेंगे। हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स कर दिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। फिर इसमें प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमें बोला था कि कोई भी बॉक्स से हमें रेड बॉल चाहिए, ठीक है। तो अगर पहला केस ऑकर होता है तो भी फेवरेबल, दूसरा होता है तो भी फेवरेबल, और लास्ट वाला होता है तो भी फेवरेबल ही होगा, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस को हम लोगों ने ऐड कर दिया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में ही आंसर है, तो आंसर हम लोग का फाइनली प्रोबेबिलिटी पे ही निकल के आ गया, ठीक है। तो आफ्टर ऑल तो यही रहेगा, 7/48, 5/42 और 4/27, ये हमारा सेम ही आया है, लेकिन मैंने क्योंकि पॉइंट में ट्रांसफर कर दिया ना, इसी वजह से मैंने ऐसे किया है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और एग्जाम टाइम में भी तुम लोग को ऐसे ही करना है, फिर इसको डिवाइड कर देना और चेक कर लेना कि हम लोग का आंसर इनके साथ नियरेस्ट हुआ है कि नहीं, अगर नियरेस्ट हुआ है तो ठीक है, आंसर सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे, देखो इसके बाद। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग को थोड़ा सा जो है सेट थ्योरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, तो आगे के क्वेश्चन करने में जो है हमें हेल्प हो जाएगा। वैसे सेट थ्योरी इंडिविजुअली एक चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है, वहां पर तो हम लोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं कि क्या होगा। तो इसमें जो है हम लोग का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, जो भी सेट के ऊपर क्वेश्चंस है, तो सेट थ्योरी जो है ना उसी का ये पार्ट है, ठीक है। ये सब ना सेट में भी यूज होता है। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं उसमें भी यूज होता है, यूनियन का साइन, इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। इसी तरह से जो छोटे मोटे चीजें वो एक बार हम बता देते हैं, जिससे हम लोगों को करने में हेल्प होगा। तो थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, ये वाला चैप्टर अलग से है तो वो हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नीड होता है वैसे सेट थ्योरी का भी होता है, लेकिन ये मतलब अभी जो बताएंगे ना इसी से तुम लोगों का काम हो जाएगा। तो देखो, सेट थ्योरी का मतलब होता है वेल डिफाइंड collection of distinct
ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट बताते हैं। जस्ट ये लाइन में ही पूरा चीज जो है इसमें इंक्लूडेड है। ये एक लाइन अगर हमें समझ में आ जाता है तो सेट थ्योरी हमें समझ में आ गया, सोचो। ठीक है, तो सेट थ्योरी क्या है, बोल रहा है अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को कलेक्ट कर रहे हैं, अब वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, मतलब लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अल्फाबेट्स होते हैं 26 ए से लेके जेड, उसमें से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया वॉवल्स को, ठीक है, या फिर 5 बच्चे हैं उसमें से हम लोगों ने वो सारे बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जिनका मान लो नाम जो है वो, या फिर जिनका मान लो जो वेट है वो 40 किलो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 किलो है। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट कर रहे, तो जिनका जिनका 40 किलो वेट है उनको हम लोग एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट करें, तो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनका वेट 40 किलो है। तो ऐसे हम लोगों ने एक डेफिनेशन सोच लिया कि कैसे सिलेक्शन करना है, उसी हिसाब से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो है ये लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं सेट, सेट बोलते हैं। इसका जो कलेक्शन बना है इसको हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे मान लो कलेक्शन ऑफ vowels फ्रॉम सेट ऑफ अल्फाबेट, तो कैसे हो जाएगा ये देखो। ए ऐसे लिखते हैं, वावल्स क्या क्या हो जाएंगे, वावल्स हो जाएंगे ए ई आई ओ यू। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अल्फाबेट से वावल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, x इक्वल टू, और ऐसे करके हम लोगों ने ये ब्रैकेट जो है यूज किया, ठीक है, ये ब्रैकेट जो है यूज कर लिया और इसको x में असाइन कर दिया, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए जिससे हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या x होगा ऐसा जरूरी है नहीं, x लिख दो, p लिख दो, a लिख दो, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो चलेगा, कैपिटल लेटर में लिखना है जिसमें कलेक्टिव आइटम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में चलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट ए बोल लो, और अगर पी लिखते हो तो सेट पी बोल लो, अगर एक्स लिखते हो तो सेट एक्स लिख लो, ठीक है। ये हो गया सेट। सेट मतलब क्या हो गया कि वेल डिफाइंड, डेफिनेशन क्या था, अल्फाबेट से वावल्स को कलेक्ट करना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, ये देखो सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, ये यू है, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट हो गया। अच्छा, ये सब जो है ये यहाँ पर जब भी हम लोग लिखेंगे ये हमारा स्मॉल लेटर होना चाहिए, अगर अल्फाबेट्स का बात हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा एक सेट बनाओ जहां पर 1 to 10 इवन नंबर, सेट, प्रिपेयर अ सेट हैविंग इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 के अंदर जो भी इवन नंबर्स है उसका एक सेट बनाओ। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वन इवन नंबर नहीं, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9 नहीं होगा, 10, ये सब इवन नंबर्स है। इसके सेट बना लिए, सेट बनाने से ऐसे सेकेंड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया ए इक्वल टू, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट ए, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेट ए। और जब नंबर्स लिखेंगे उसमें तो स्मॉल और कैपिटल का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, और ये सब डिस्टिंक्ट होते हैं, और ये जो ये लेटर जो है जिससे सेट को असाइन करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हम लोग एक वर्ड लेते हैं लाइक डॉल, ठीक है। अब डॉल में कितने सारे लेटर है ये अगर हमें बताने हैं तो उसको एक सेट में दिखाना है, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, सपोज सेट ए इक्वल टू DOLL, ये रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा क्योंकि डेफिनेशन ही बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, जबकि एल और एल डिस्टिंक्ट नहीं है। इसीलिए इससे अगर हमें सेट बनाना है, मतलब हमें अगर ये बोला जाए इस वर्ड यहाँ पर जितने भी, इस वर्ड में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उससे सेट बनाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिपेयर सेट ऑफ लेटर using for the word
डॉल, ठीक है। डॉल जो वर्ड है इसके लिए जो भी लेटर यूज हुए उसका एक सेट बनाओ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे DOL, ठीक है। ये 3 लेटर यूज हुए हैं, 4 नहीं, क्योंकि L और L डिस्टिंक्ट नहीं होता है, इसीलिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ ना मैंने कैपिटल में लिख दिया, ये नहीं चलेगा। एक्चुअली ये हमेशा इसके अंदर स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है, ये नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब अगर हमें बोले यहाँ पर हम लोग को दूसरा चीज जो थोड़ा सा याद रखना है, दैट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट क्या है? कार्डिनल नंबर का मतलब है जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम होता है ना, वैसे कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सेट, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? एन और उसके अंदर सेट का नाम। जैसे देखो ये जो है, ये सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? तो एन ऑफ ए बोलो या फिर एन ऑफ पी, एन ऑफ एक्स, जो भी बोलो, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला जो सेट ए है इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसमें कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 5 है। चलो, ये जो है ये वाला सेट जो है इसमें कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 3, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ये हो गया। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बताते हैं, जो यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट बताए वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। यूनियन जिसके लिए ये साइन यूज होता है, ठीक है। यूनियन कैसे किया जाता है? मान लो एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 और 6, ठीक है। दूसरा सेट है बी जिसमें नंबर्स है 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कार्डिनल नंबर पूछे तो आसान है, एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? अगर कार्डिनल नंबर पूछे 1 2 3 4, ठीक है। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम लोगों को ये पूछे कि ए यूनियन बी बता दो, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, प्लस करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे, ये नहीं होता है। प्लस करने का मतलब दोनों जो सेट है इसका प्लस करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 और इसके साथ साथ यूनियन ऐसे हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, यूनियन करने का मतलब है कि हम लोग कॉमन आइटम को एक ही बार लिखेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि कॉमन आइटम टेकन वंस एट ए टाइम, एक बार में कॉमन आइटम एक ही बार लेना है। तो फिर ठीक है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, फिर से 2 है, कॉमन आइटम एक ही बार लिखना है, नहीं लिखेंगे 3, नहीं लिखेंगे 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ये बन गया यूनियन, ठीक है। ये क्या बन गया? यूनियन बन गया। यूनियन का मतलब है कि मिक्सड अप, यूनियन करो मतलब इकट्ठे हो जाओ जितने लोग हो, ठीक है। तो जितने आइटम्स या एलिमेंट्स है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जैसे ये तो नॉन लिविंग है, तो ये हम लोग का बन गया 1 2 3 6 4 5। क्या इसे हमें अरेंज करके लिखना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इसका कार्डिनल नंबर बताने बोले तो एन ऑफ ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 आइटम हो गए, 6 आइटम हो गए, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें इसमें से इंटरसेक्शन निकालने बोले, ये लिख देते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली पिक द कॉमन आइटम, सिर्फ कॉमन आइटम को पिक करना है लिखने के लिए। तो अगर हम लोग पी पी बोल रहे, सॉरी, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये यही वाला एग्जांपल, ए में है 1 2 3 6, इंटरसेक्शन बी में क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, कॉमन आइटम क्या हो जाएगा? 1 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 है, 3 है, ठीक है। और कोई भी कॉमन आइटम नहीं है, तो 2 ही कॉमन आइटम आ गया, दैट इज 2 एंड 3। अगर इसका हमें कार्डिनल नंबर निकालने बोले तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल को एन से डिफाइन किया जाता है, ये हो जाएगा 2, ठीक है। कार्डिनल नंबर हो जाएगा 2। अच्छा, इससे ना एक हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, वो बताते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी,
अब ये कैसा फॉर्मूला है देखो, हम लोग रिलेट करके समझ लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन का अगर एग्जांपल लेते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आया, 6 आया, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी 6 आया है, ठीक है। एन ऑफ ए कितना है, 4 है, चलो लिखते हैं 4 है। एन ऑफ बी कितना है, देखो एन ऑफ बी 4 है, अगेन 4 है, माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 2 यानी कि 6, तो ये और ये इक्वल हो गया, वही हमें चाहिए था। बट इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे इक्वल हुआ, ये क्यों हुआ, और ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इंडिविजुअली तो समझा कि यूनियन जो ऑपरेशन या एक्टिविटी है, जैसे कि प्लस, जैसे 2 + 3 5 होता है, जैसे हम लोग बचपन में ये सीखते हैं ना, तो वैसे यूनियन मतलब प्लस। अच्छा, इंटरसेक्शन मतलब एंड मतलब कॉमन पॉइंट को पिक करके लिखना है, यूनियन मतलब कॉमन पॉइंट को एक ही बार लिखना है, कॉमन आइटम को एक ही बार लिखना है, बाकी इंडिविजुअल जो भी अनकॉमन है वो लिखते जाना है। अब इसको ना हम थोड़ा सा ड्रॉ करके बताएंगे कि ये कैसे बन सकता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ड्रॉ करने से अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बना दिया मैंने एक सेट, ठीक है। इसमें ये हो गया ए सेट, और ये वाला हो गया बी सेट, ठीक है। ये बी सेट है, ये ए सेट है। सेट को सर्कल से दिखाया जाता है, ठीक है, सेट को सर्कल से दिखाया जाता है। ए में क्या है, 1 2 3 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए में है 1 2 3 6, तो ये लिख दिया 1 2 3 6, ठीक है। अच्छा, बी के अंदर क्या है, 2 3 4 5, ठीक है। तो बी में भी 2 है, 2 3 3 कॉमन है, 4 और 5, सोचो बी में है 2 3 4 5, लेकिन हम ऐसा थोड़ी लिख सकते कि ए में भी 2 3 है और बी में भी जो है 2 3 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। हम लोग को क्या करना है, कॉमन जो जगह है वहां पर कॉमन आइटम को लिखना चाहिए। तो ये 2 और 3 दोनों जगह पे कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 को यहां लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये ए जो सर्कल है ना, इसका हम कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, नहीं तो ये रहा, मैंने ग्रीन कलर ले लिया। ये जो ए जो सर्कल है, इसमें क्या क्या है, इसमें जो भी है, ये देखो इसमें क्या है, 1 2 3 6, मैंने जो एग्जांपल लिया, ये देखो ये ए के अंदर 1 है 2 है 3 है 6 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बी के तरफ से देखें तो बी में क्या है, 2 3 4 5, ठीक है। तो बी, ये पूरा सर्कल बी है, बी में क्या है 2 3 4 5, और हम लोग को दिख रहा है ए और बी में कॉमन है 2 3, और इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, जहां पर ये दो सर्कल अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पे ये सर्कल अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर चुके हैं, ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें, मुझे ये सिखाना है तुम लोग को, एन ऑफ ए यूनियन बी कैसे हुआ। तो ए यूनियन बी में कितने सारे नंबर है, देखो 6 नंबर। तो ए और बी को अगर हम लोग यूनियन, ये यूनियन की तरह ही ड्रॉ हुआ है, तो देखो 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, दोनों में मिला के यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब ये पूरा दोनों सर्कल के अंदर जितने भी डेटा है, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ये पूरे सर्कल के अंदर जितने भी डेटा है इसको यूनियन बोलेंगे। अब इसमें ना हम ऐसे करके जो है लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कौन सा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, चलो ये वाला कलर, इससे तो दिखेगा, यही वाला लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। जो ए का कलर है वही हम सब जगह पे दे रहे हैं, ए सर्कल को पूरा इसी कलर से, सर्कल को समझाने के लिए। और बी, बी को हम ऐसे करके दे रहे हैं, बी में ऐसे करके दे रहे हैं, एक में हॉरिजॉन्टल एक में वर्टिकल। ये समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये जहां पर ये येलो और ये रेड अपने आप को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया है ना, मतलब ये वाला जगह, ठीक है, बेसिकली ये वाला जगह जहां पर देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये ए का पोर्शन, और ये जैसे यहाँ से अगर कोई काट के निकाल लेता है, ये जस्ट इतना सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन, तो कैसे दिखेगा, वही हम दिखाना चाह रहे, ठीक है। ये हो जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन,
ठीक है। कॉमन पॉइंट, कॉमन क्या है 2 और 3 है, ठीक है। कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट या कॉमन पॉइंट जो कि यहाँ पर 2, 3 है, ठीक है। और यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा, ठीक है। ये पूरा, ये जो ऐसा सर्कल बना हुआ है और ये जो ऐसे सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, ये ऐसा 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 है और ये वाला ऐसे करके है, ठीक है। ये पूरा जो पॉइंट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन, सॉरी इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन, ठीक है। और यूनियन में क्या क्या है, 1 6 2 3 4 5 सारे आइटम्स जहां पर हमें दिखेंगे वही यूनियन हो गया। अच्छा, अब इसका नंबर्स भी अगर हम लोगों ने देखा तो आंसर हम लोग का क्या आया, ए में 4 आइटम है, ये देखो ए में 4 आइटम है, 1 6 2 3, ठीक है। ए में 4 आइटम है। चलो बी का आइटम देखो, बी में कितने आइटम है, बी में भी 4 आइटम है। कैसे, ये रहा बी में 4 आइटम, 2 3 4 5, ठीक है। बी में 4 आइटम है। दोनों में कॉमन आइटम कितने सारे हैं, 2 और 3, 2 आइटम कॉमन है, 2 और 3 2 आइटम कॉमन है, ठीक है। और टोटल कितने सारे आइटम है दोनों में मिला के, लेकिन कॉमन वाला 2 बार थोड़ी ना बोलना है, तो मिला के हम लोगों के पास टोटल 6 आइटम है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो फॉर्मूला हमें बोल रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हमें क्या पता है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी यानी कि टोटल। तो 4 + 4 8 कर देते हैं, क्योंकि ए और बी या फिर ए यूनियन बी या फिर ए प्लस बी तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ए आइटम 4 है और बी आइटम 4 है, अब ये आइटम को नंबर में समझाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली एन ऑफ ए एन ऑफ बी, तो ये 4 है तो ए प्लस बी जो है या फिर ए और बी या फिर ए यूनियन बी, ये आना चाहिए हम लोग का कितना, 4 + 4 8, एक ही बात है, ठीक है। तीनों में से कोई भी यूज करो, हम लोग का क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन 8 होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइटम को मिला के 8 आइटम्स नहीं है, 6 आइटम है। क्यों, क्योंकि 8 कैसे हो जा रहा है, क्योंकि 2 3 हम लोग ए में भी काउंट कर रहे हैं और बता रहे 4 आइटम है, बी में भी काउंट कर रहे बता रहे 4 आइटम है। तो हमें ये बोला जा रहा है कॉमन आइटम को 2 बार लेके हम लोग नंबर ऑफ आइटम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो हम लोग को कॉमन आइटम को एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, या तो ए के तरफ से कर लो या तो बी के तरफ से कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन आइटम यहाँ भी है, कॉमन आइटम यहाँ भी है, तो हम लोगों को एक बार उस कॉमन आइटम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और कितने सारे कॉमन आइटम है, कॉमन आइटम 2 3 दो बार है। तो एक को जब हम लोगों ने काउंट किया 4, तो उसमें हम लोगों ने 1 6 2 3 सभी को ले लिया। देखो यहाँ पर 4 होने का मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने 1 6 2 3 सब ले लिया, ठीक है। बी का हम लोगों ने 2 3 4 5 2 3 4 5, इसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 4 + 4 8 कर दिया। बट ये 2 3 या तो यहाँ काउंट कर लो या तो यहाँ काउंट कर लो, कहीं पर एक, कहीं भी एक जगह पे काउंट कर लो, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार काउंट कर रखा है तो उसे हमें हटा देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दो जो कॉमन आइटम है उसे हटा दिया। -2 करने का मतलब है हम लोगों ने यहाँ से 2 3 को एक बार हटा दिया, 2 आइटम हटा दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से इसको माइनस कर दिया, 2 आइटम हम लोगों ने हटा दिया तो माइनस हो गया 2 आइटम। ये 2 क्यों लिखा है, 2 बार नहीं हटाया, ये 2 लिखने का मतलब है कि हम लोगों ने 2 कॉमन आइटम थे उसे हटा दिया। अगर 3, क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन आइटम का नंबर, तो 2 है 2 3, तो उसे हटा दिया। हटाने से हमें मिल गया कि एक्चुअली कितने सारे हमारे आइटम हैं इंडिविजुअल, क्योंकि सेट हमें क्या बोलता है, हम लोगों को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इसी वजह से, ठीक है। हम लोगों को एक ही जैसा चीज 2 बार नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने उसको हटा के यहाँ से 6 कैलकुलेट कर लिया। तो ये फॉर्मूला इसीलिए बना है कि ए यूनियन बी को हम लोग फॉर्मूले में कैसे डाल सकते हैं, एन ऑफ ए एन ऑफ बी, लेकिन कॉमन आइटम आ जाता है तो उसे हटा दो, ठीक है। अच्छा, और हमें एक सेट थ्योरी का पॉइंट सीखना चाहिए, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। यही लास्ट करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। तो 2 सेट है, डिफरेंस मतलब माइनस ए माइनस बी, 2 सेट है ना, जैसे कि ये एग्जाम्पल को लेके ही हम चल रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये ए का मतलब कहाँ चला गया, ये रहा, ए का मतलब और बी का मतलब लिखा है। तो ए माइनस बी मतलब ए कितना है, यहाँ पर लिखते हैं ए का वैल्यू है 1 2 3 6, और बी में क्या क्या है 2 3 4 5, माइनस करना है। तो इसमें ये माइनस नॉर्मल माइनस की तरह नहीं है कि 1 - 2 करके आंसर निकाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे प्लस में हम लोगों ने कहीं प्लस थोड़ी ना किया है कि हम लोग प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करने का मतलब है कि कॉमन आइटम को हमें एलिमिनेट कर देना है। जैसे देखो मतलब क्या बोल रहा है, 1 यहाँ से देखो, 1 यहाँ कोई 1 नहीं है तो 1 लिख लो, ठीक है।
2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखना है, 2 और 2 एलिमिनेट हो गया, 3 और 3 एलिमिनेट हो गया, 6 किसी के साथ एलिमिनेट नहीं होगा, 6 हो गया। फिर क्या हमें 4 5 भी लिखना चाहिए? नहीं, a माइनस बी का मतलब है आइटम्स ओनली बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। ऐसे आइटम लिखो जो सिर्फ ए में ही है। तो ए में क्या क्या आइटम है? 1 और 6, ठीक है। 2 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बी में भी है, बी का हमें चेक नहीं करना है। जब हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो हमें चेक करना है आइटम्स ओनली बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर हम लोग बी माइनस ए करते हैं, अगर हम लोग बी माइनस ए करते हैं, तब सिस्टम कैसे होगा? बी का मतलब हो जाता है 2 3 4 5, ए का मतलब हो जाता है 1 2 3 6। अब माइनस करेंगे तो हमें देखना है ओनली आइटम बिलोंग्स टू बी, ठीक है। सिर्फ वही आइटम लेना है जो बी में है। तो कैसे? पहले देखो, जैसे मैंने सिखाया, 2 माइनस 2 0, तो मत लिखो। 3 माइनस 3 0 हट जाएगा। 4 माइनस नहीं, 4 से कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं है। 5 ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आइटम लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ बी में है, किसी दूसरे सेट में नहीं है, जिसके साथ इसका माइनस हो रहा है, ठीक है। तो वही वाला आइटम लिखा मैंने जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का किसमें है? बी में है, ठीक है। अब इसका भी ड्रॉ करके हम दिखा देते हैं। जैसे देखो, बी और ए में अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ए में क्या क्या है? 1 2 3 6। तो ए में है हम लोग का ये ए ये बी, ठीक है। ए में है 1 2 3 6, ठीक है। तो 2 3 1 6, यहाँ पर 2 3 लिखना पड़ेगा, कॉमन है ना, इसलिए कॉमन जगह पे लिखना पड़ेगा। बी माइनस ए 2 3, यहाँ पर हो गया 4 5, ठीक है। हम लोग को लिखना है ए बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी से ए को हटा दो। तो देखो इसको लॉजिकली हम लोग को फिर कौन सा वाला पोर्शन चाहिए पता है? हम लोग को सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, 4 5। ये देखो ये वाला पोर्शन चाहिए, 4 और 5। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ बी चाहिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को ओनली आइटम बिलोंग्स टू बी, ऐसे आइटम चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बी के पास है। कोई शेयरिंग वाला आइटम हमें नहीं चाहिए। जैसे 2 3 शेयरिंग वाला आइटम है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 5। और इसे कैसे चेक कर सकते हो? ऐसे ड्रॉ करके समझा जा सकता है, लेकिन बार बार ड्रॉ करके देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा हिसाब ये है, ओनली आइटम इन आइटम्स बिलोंग्स टू बी, जिसके साथ इसका माइनस हो रहा है। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, बी माइनस ए है, ये बी है ये ए है, तो 2 2 कॉमन हट जाएगा, 3 3 कॉमन हट जाएगा, जो अनकॉमन बच गए वही रह जाएगा। ये है सबसे आसान तरीका इसे कैलकुलेट करने का, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। हमें सिर्फ ओनली आइटम्स इन ए जो है वो चाहिए। ये रहा 2 सर्कल, ये हो गया। ए में है 1 2 3 6, 1 6 2 3, बी में है 4 और 5, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी हो गया। हम लोग को चाहिए ए माइनस बी, मतलब बी से ए को माइनस कर दो, सीधा बात है। बी से ए को माइनस कर दो, मतलब हम लोग को कौन सा जगह चाहिए? हम लोग को सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए। बी से पूरे ए को माइनस कर दो। ये बी के पास भी है ना, तो ये वाला नहीं ले सकते, मतलब हम लोग को ये पॉइंट चाहिए 1 और 6। ये देखिए 1 और 6 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अब अगर इसका कार्डिनल नंबर निकालना हो तो कितने हो गए? दो, दो आइटम है। कार्डिनल नंबर तो बस काउंट करना है, उसमें और कुछ नहीं है। एन ऑफ बी माइनस ए, ये भी हम लोग के 2 हो गए, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को इसको, इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी में कैसे ट्रांसफर होंगे वो दिखाते हैं। देखो, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रोल्ड ए डाइस, ठीक है। एक डाइस रोल किया तो टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम, डाइस का मतलब हो गया लूडो का गोटी, तो टोटल आउटकम हो गया 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम को यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ टोटल आउटकम को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ एस से डिनोट करेंगे। इसे बोला जाता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, या फिर कभी कभी इसे एन ऑफ
ओमेगा से भी डिफाइन किया जाता है, इस साइन को बोला जाता है ओमेगा, ठीक है। एन मतलब नंबर, नंबर ऑफ टोटल, एस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और मान लेते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर पाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 और ऑड नंबर क्या हो गया 1 3 और 5, मतलब 3 हो गया, 3/6 यानी कि 1/2, ये आंसर नॉर्मली हो गया। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इस पूरे इंसिडेंट को हम लोग ए से डिफाइन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस, जिसे हम लोग एन ऑफ एस से डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर हम लोग का जो कैलकुलेट हुआ, ये तीन जो आइटम्स है, तो इसे हम लोग एन ऑफ ए से डिफाइन करेंगे। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ए का मतलब हो गया गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो ऑड नंबर का ही तो काउंटिंग है कि कितने सारे ऑड नंबर हो सकते हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये कोई अलग नहीं है, वही क्लासिकल डेफिनेशन वाला ही है, लेकिन इसको डिफाइन मतलब लिखने का तरीका अलग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन दैट इंसिडेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए, मतलब जिस चीज का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जो हमारे लिए फेवरेबल केस है, कितने सारे फेवरेबल केस हो सकते हैं, दैट इज 3, ठीक है। एन ऑफ ए 3 और एन ऑफ एस हो जाएगा टोटल आउटकम यानी 1/2, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहीं पर तो हम लोगों ने वो इंटरसेक्शन और ये सब जो है यूज देखा था, एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से हम लोग को पता है ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, और प्रोबेबिलिटी भी उसका क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी भी दोनों का कॉमन पॉइंट का 0 हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हमें एन से डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू एन ऑफ ए, ऊपर एन ऑफ ए लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ जो लिख रहे हैं यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं, और एन ऑफ एस, और इसका लॉजिक भी मैंने बताया, एन ऑफ एस मतलब टोटल आउटकम। ये वाला यहाँ पर एन ऑफ ए क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है फेवरेबल वही वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो, अब ये हम लोग को पता है 0 है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सिर्फ तभी होगा जब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एन ऑफ एस भी रख सकते हो, अगर सपोज एन ऑफ एक्स एस का वैल्यू एक्स है, सपोज एक्स है तो ये 0 होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब हम लोग निकालेंगे, चाहे वो प्रोबेबिलिटी से निकाले या फिर यहाँ पर जो है कार्डिनल नंबर के हिसाब से निकाले, तो आंसर हमारा 0 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को एक चीज पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने इस पे फॉर्मूला सीखा, ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इसको हम एक बार लिख के दिखाते हैं। देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी जो है, ये हम लोग का क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब कोई भी दो सेट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉमन आइटम हुआ तो 2 बार काउंट हो सकता है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी में ट्रांसफर होंगे, जैसे यहां से हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर लिया, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, चलो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो हो गया नंबर,
नंबर ऑफ गेटिंग फेवरेबल इवेंट और ये उसका प्रोबेबिलिटी, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस जीरो। ये जीरो तब हो जाएगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जीरो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये हमें फॉर्मूला समझ के याद रखना है। और दूसरा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रह जाएगा इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा, जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखो सीधा सा बात है, ये जो हम लोग का यहाँ पर हम लोगों ने एनफ कार्डिनल नंबर से जो फॉर्मूला निकाला था उसको हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। प्रोबेबिलिटी और कार्डिनल नंबर में तो हम लोग रिलेशन देख ही रहे हैं कि ये जो हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन से निकालते हैं नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जिसको हम लोग एन ऑफ ए से डिफाइन करेंगे क्योंकि ए हमारा इवेंट है, ठीक है। और एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ टोटल इवेंट, तो इसीलिए हम लोग कार्डिनल नंबर से प्रोबेबिलिटी में ट्रांसफर हो सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हो गया अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है तो। अच्छा, ये तो मैंने दो इवेंट का दिखाया। अगर तीन इवेंट होते हैं, इफ थ्री इवेंट्स आर देयर, अगर तीन इवेंट होता है तो क्या आंसर होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है ना, ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन कॉमन आइटम हट जाएगा। अब कॉमन क्या क्या हो सकता है? ए बी में कॉमन हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी में कॉमन हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी, ए सी में कॉमन हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्लस वाला बात समझाना पड़ेगा कि ये प्लस कहां से आ गया। अच्छा, ये पॉसिबल तब है, ये पहला वाला केस, इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? तो कुछ इस तरीके से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसमें तो सिखाने वाला कुछ नहीं है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से कॉमन कुछ भी नहीं हुआ, कॉमन सारा 0 0 0 हो जाएगा, इसी वजह से ये इतना ही रहेगा। यहाँ पर ये तीन समझ में आता है, लेकिन ये एडिशन नहीं समझ में आ रहा है, ये हम बता देते हैं, बस इतना ही मुझे अभी बताना है। देखो, अगर हम लोग के पास तीन सेट है, ठीक है, तो तीनों अपने आप को इस तरह से इंटरसेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग का वही वाला आंसर ले लेते हैं 1 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर है 1 2 2 2, इसके पास भी है 2 और 3 6, ठीक है, 3 6, तो 3 बी के पास भी है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। बी में क्या क्या है? बी में है 2 3 4 5, ठीक है। बी में है 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग सी का लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी में है 2 7 8, ठीक है। तो सी में क्या है? 2 है और 7 है और 8 है, ठीक है। सी में 2 है, 7 है और 8 है। तो इसका मतलब एक चीज देखो, ए और बी में कॉमन क्या है? 3 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए और सी में कॉमन क्या है? 2। बी और सी में कॉमन क्या है? 2। और एक चीज ले लेते जो कि इनके साथ भी कॉमन हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे ए में 1 है, सपोज सी में भी 1 है, ठीक है।
अगर सी में भी 1 है तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 1 को इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। और बी में 4 है, मान लेते हैं कि सी में भी 4 है, अगर सी में भी 4 है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 4 भी दे दिया, 1 2 4 7 8। समझो हम लोग का ए जैसा था वैसा ही है। ए में क्या क्या है, ए में है 1 2 3 6, तो देख लो ए में क्या है, 1 है 2 है 3 है 6 है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। बी में 2 3 4 5 है, चलो बी में है 2 है 3 है 4 है 5 है, ठीक है। बी में 2 3 4 5 है। अच्छा चलो सी में क्या है, 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8, ये सी में है, चलो ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब ए के साथ बी का कॉमन क्या है, 3 2, बी के साथ सी का कॉमन क्या है, 2 4, ठीक है। और ए के साथ सी का कॉमन क्या है, 1 और 2। तो एक चीज देख सकते हो, 2 ऐसा एक आइटम है जो कि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। अगर कार्डिनल नंबर लिखने के लिए बोले, ए में कितने सारे आइटम है, 4, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। बी में कितने सारे आइटम है, 4, ये हो गया। सी में कितने सारे आइटम, 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स है, ठीक है। ए और बी में जो कॉमन है उसे एलिमिनेट करेंगे, 2 आइटम है, ठीक है। बी और ए और बी में हो गया, बी और सी में, ये सी है, बी और सी में कॉमन क्या है, 2 4, ठीक है। बी और सी में 2 4 कॉमन है। अच्छा और बी ए और सी में कॉमन क्या क्या है, ए और सी में भी 2 कॉमन आइटम है, 1 और 2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, ये कितना आएगा, सिर्फ कॉमन हटाने से ये देखो कितना आ रहा है, 4 + 4 + 5 - 6, 2 2 2 इतने बार है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या टोटल आइटम हमारा 7 हो रहा है, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल आइटम 8 है, लेकिन जब हम लोग ऐसे लिखते हैं और ये ऐड नहीं करते तो ये 7 हो जाता है। तो अब ये मतलब क्या है, जहां ए बी सी का कॉमन आइटम 2 जो कि 1 है, ऐड कर दिया 8 हो गया। और ये देखो देखो तीनों मिला के, तीनों सेट में मिला के 8 आइटम्स है, ये ऐड क्यों हुआ, इसका लॉजिक समझो। यहाँ देख के तो समझ में आ जा रहा है, ऐड करेंगे तभी 8 आएगा, क्यों आ रहा है। 2 को हम लोगों ने एक बार माइनस किया, ए बी में कॉमन था इसीलिए, फिर बी सी में कॉमन था फिर माइनस किया, सी ए में कॉमन था फिर माइनस किया, मतलब 2 एलिमिनेट ही होता गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 एलिमिनेट हुआ, यहाँ भी 2 एलिमिनेट हुआ, यहाँ भी 2 एलिमिनेट हुआ। तो लेकिन 2 आइटम तो है ना, हम लोग अगर हर जगह से एलिमिनेट कर देंगे, जैसे यहाँ पर ए में क्या क्या था, 1 2 3 6, ठीक है। बी में क्या क्या था, जिस वजह से हम लोगों ने 4 लिखा था, बी में है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। और सी में क्या क्या है, 1 2 4 7 8, 1 2 4 7 8, ये आइटम सी में है। और कॉमन आइटम पहले देखो, ए बी में कॉमन आइटम क्या है, 3, 2, हम लोगों ने 3 को एलिमिनेट कर दिया, 3 को या तो यहाँ काउंट करो या तो यहाँ, क्योंकि यहाँ काउंट किया है 3 और 2 को, तो यहाँ नहीं करना चाहते, चलो ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर कॉमन आइटम क्या है, इसमें बी और सी में कॉमन आइटम है हम लोगों का 2 और 4, ठीक है। तो 4 को हम लोगों ने यहाँ काउंट करना ठीक समझा, और 2 यहाँ काउंट किया हुआ था, तो हम लोग बोल रहे 2 को यहाँ काउंट नहीं करें। देखो 3 एक बार हम लोगों ने माइनस किया, 4 भी एक ही बार हटाया, लेकिन 2 को यहाँ पर काउंट किया बोल के यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर काउंट किया बोल के यहाँ से हटा दिया, चलो ठीक है। फिर ये वाला देखो, इसमें कॉमन क्या है, ये है ए और सी में कॉमन क्या है, 1 और 2, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं 1 को यहाँ काउंट कर रहे हैं तो यहाँ नहीं करेंगे, और 2 को क्योंकि यहाँ काउंट कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, मतलब यहाँ से भी 1 2 हट गया। तो क्या हो रहा है ना, 2 जो है कितने बार हटा, 1 2 3 बार हट गया, लेकिन 2 तो अल्टीमेटली है ना, तो 2 को तो हमें काउंट, मतलब ये आइटम जो है हमारा एलिमिनेट होकर हट जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, मतलब जो तीनों का कॉमन पॉइंट है उसको हमें फिर से ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल आइटम 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। अभी थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला रहेगा हमारा, आगे का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड होगा, क्योंकि मैंने जितना कोशिश किया क्लासिकल डेफिनेशन से हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं फॉर्मूले बिना नहीं होंगे। लेकिन अगर ध्यान से एक बार गो थ्रू करोगे तो देखना एक ही जैसा फॉर्मूला है, मैंने कुछ अलग फॉर्मूला नहीं करवाया, और कंसेप्ट के साथ भी मैंने बोला है, तो एक बार अगर गो थ्रू करोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।